जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज में। तो भाई करंट अफेयर्स के मंथली शीट्स तो कवर किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स कवर किए, है ना। और उन सब की डिटेल्स आपको सीडीएस ड्राइव की लिंक पे मिल जाएंगी। अब हम कवर करते हैं अक्टूबर दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। टोटल 74 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे। सीधे हम स्टार्ट करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं होगी। पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एज मैंडेटेड बाय यूनेस्को। तो नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, आपकी बहुत सारी साइट्स आ जाती हैं, वाइटल इकोसिस्टम्स आ जाते हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। ये जो साइट्स हैं ये बायोडाइवर्सिटी, लैंडस्केप्स और हैबिटेट्स को कंजर्व करके रखती है, ठीक है। यानी कि इनको ग्लोबल एसेट माना जाता है जो साइंटिफिक रिसर्च और इन्वायरमेंटल बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। इनमें तीन तरह की भाई हमारी साइट्स आती हैं। पहली तो आ जाती हैं कल्चरल, उसके बाद आ जाती है नेचुरल और तीसरी आ जाती है मिक्स्ड, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि भाई कौन कौन सी साइट्स आपकी इसको बिलोंग करती हैं। तो भाई काजीरंगा नेशनल पार्क बिल्कुल बिलोंग करती है, 1985 में इसको बनाया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क बिल्कुल, इसको भी 1985 में बनाया गया था, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। सुंदरबंस भी आपको 1987 में बनाए गए थे, ये भी ट्रू है। और उसके बाद आ जाता है वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स, वैली ऑफ नेशनल फ्लावर्स ये भी आ जाता है। इसको कब बनाया था? आई गेस इसको बनाया था 2014 में, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन के अंडर में, ठीक है। तो 2014 में इसको बनाया गया था। इसके अलावा भी भाई हमारे आ जाते हैं लाइक क्या बोलते हैं, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, नंदा देव, सॉरी नहीं 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 नहीं, वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में बनाया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क तो अपना शानदार वाला एरिया आ जाता है, 2014 में उसको बनाया गया था। बाकी भाई हमारी नंदा देवी हैं उनको 1988 में, और वेस्टर्न घाट्स को 2012 में, खानसेंस जो होगा जो सिक्किम का आता है उसको 2016 में कल्चरल और नेचुरल साइट के तौर पे, हेरिटेज साइट के तौर पे स्टैब्लिश किया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द 2023 प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट टाइटल फेसिंग डाउन और फेसिंग अप टॉप फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसर्स प्लान इवन मोर एक्सट्रैक्शन डिस्पाइट क्लाइमेट प्रोमिसेस। ये तो भाई पूरा हमारा रिपोर्ट का टाइटल हो गया, ठीक है। अरे यार ये क्या हो जाता है, ठीक है। ये भाई हमारा रिपोर्ट का क्या है, ये हमारा रिपोर्ट का टाइटल हो जाता है, ठीक। वॉज रिसेंटली रिलीज इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसके, ये रिपोर्ट का टाइटल है पूरा, इसको रिलीज किया गया था, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं। पहला आपसे पूछा जा रहा है, द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत होगा हमारा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है यूएनईपी के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं साथ में, लाइक स्टॉकहोम इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट आ जाता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट आता था, रिपोर्ट ट्रैक्स द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन गवर्नमेंट्स प्लान फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन एंड ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल्स कंसिस्टेंट विद द लिमिटिंग वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में गवर्नमेंट के जो प्लान्ड फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन है और जो ग्लोबल प्रोडक्शन लेवल है, उनमें बताया जा रहा है कि भाई उनमें जो है थोड़ा वार्मिंग का लेवल है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो क्या ये सही है? तो ये भी सही है भाई, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारा जो है वो सही आ जाए, तो यानी कि टू ऑन। थर्ड की बात करेंगे भाई हम। द टर्म जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यानी कि JAN इज ऑफन यूज्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ, किसके कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है? तो भाई ये आपका यूज किया जाता है डीप फेक टेक्नोलॉजी के मामले। यानी कि JAN क्या होता है? ये आपका मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क होता है, एक प्रोमिनेंट फ्रेमवर्क होता है जिसके द्वारा जनरेटिव AI के साथ इसको कलेक्ट किया जाता है। JAN में दो के करीब मेरे ख्याल से न्यूरल नेटवर्क होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जीरो सम गेम के हिसाब से मतलब इनका कुछ टेक्निकल नॉलेज रहता है, लाइक जीरो सम गेम से रिलेटेड इनका कुछ कंटेस्ट होता है जहाँ पर गेन और लॉस वाला इनका कुछ चलता रहता है, ठीक है। बस आपको इतना समझना है अभी यहाँ तो कि भाई ये जो है हमारा डीप फेक एल्गोरिथम के से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आपका JAN कहलाता है। फोर्थ आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द थीम ऑफ यूएन डिकेड ऑफ 2021 एंड 2013। तो यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, है ना, इनकी अगर हम बात करें तो भाई ये आ जाता है,
ठीक है। यूएन डिकेड ऑफ 2021 2030 और 2030 को हमने, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है, डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिवाइवल ऑफ इकोसिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये टोटल आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन इनहेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो भाई ये जो एमओयू आपका साइन किया गया है, ये आपका एमओयू साइन किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में। ठीक है, ये इंडिया और यूएस का जो कमर्शियल डायलॉग हुआ था 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और इसी के दौरान भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी, तो इसी दौरान इसको साइन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड फायर मिसाइल ऑफ ओडिशा कोस्ट। In this context, consider the following statements. The missile has been developed by Defense Research and Development Organization यानी कि DRDO, तो ये बिल्कुल सही है। It is a 350 to 500 किलोमीटर शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, तो भाई ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एंड इट इज अ पेलोड कैपेसिटी ऑफ 500 to 1000 kg, ये भी आपका बिल्कुल सही है, तीनों सही। सेवंथ पे आ जाते हैं, फिफ्थ मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP5 to Minamata Convention held in Geneva recently. इस कंटेक्स्ट में फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें देखने हैं। मिनिमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी इज अ ग्लोबली बाइंडिंग ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मर्क्यूरी। तो मिनिमाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी आपका एक ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसको 2013 में एडॉप्ट किया गया था, 2017 से ये लागू हो गई थी। कोर कन्वेंशन इसका क्या आ जाता है, कोर कन्वेंशन इसका आर्टिकल बनने आ जाता है कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस जो रहते हैं, मरकरी का जो रिलीज रहता है, मरकरी कंपाउंड के रिलीज रहते हैं, उनसे बचाना है। ठीक है, इंडिया ने इस ट्रीटी को 2018 में रेटिफाइड भी किया था। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके सही हो जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट आता है भाई हमारा, इन COP5 पार्टीज हैव एग्रीड ऑन अ थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ 100 mg पर kg टोटल कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी इन वेस्ट कंटेमिनेटेड विद मर्करी। क्या ये सही है? तो भाई ये मेरे ख्याल से सही नहीं है, ये सही नहीं। 100 mg के भाई इसमें लिमिट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद में आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम ESI स्कीम। द वेज सीलिंग फॉर कवरेज ऑफ एम्प्लॉयज अंडर द ESI एक्ट इज ₹15,000। ठीक है, वेज सीलिंग इसकी मेरे ख्याल से 15,000 नहीं है, इसकी जो वेज सीलिंग आ जाती है वो आ जाती है आपकी 25,000 या फिर 21,000 आती है गैस। ठीक है, नहीं इसकी 21,000 आती है, और पर्सनस विद डिसेबिलिटी के केस में इसकी आ जाती है भाई हमारी 15,000। ठीक है, ESI से तो आप लोग सब जानते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी देती है वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री को, जो कि ESI स्कीम्स के अंडर में आते हैं। फैक्ट्रीज और ऐसे इस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, वहां पर ये लागू होती है। ऐसे लोग जिनकी मंथली वेज, नॉर्मल लोगों की मंथली वेज जो 21,000 तक की होती है, वो ESI एक्ट के परव्यू में आते हैं। ठीक है, उससे नीचे वाले नहीं आते। और क्या बोलते हैं, 25,000 आपकी लिमिट आ जाती है, सीलिंग आ जाती है, जो लोग आपके PWD है यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं। तो इसमें लोगों को इंश्योर किया जाता है, प्रोटेक्टेड किया जाता है कंटिजेंसी के दौरान, जैसे सिकनेस, मैटरनिटी, डेथ, डिसेबिलिटी या फिर ऑक्यूपेशनल डिसीज वगैरह हो जाती है। फ्री मेडिकल केयर आपको इंश्योर्ड पर्सन्स को प्रोवाइड कराई जाती है ESI डिस्पेंसरीज और ESI हॉस्पिटल्स के नेटवर्क के थ्रू। दूसरा आ जाता है, बोथ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द कंट्रीब्यूटरी फंड अंडर द ESI स्कीम। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है ESI कॉर्पोरेशन के लिए, वो आपका अलग अलग होता है। ठीक है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है और जो आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग होता है। मतलब वो आपकी रेट्स स्पेसिफाइड कर दी जाती है, जिनको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करंटली आपका 0.75% मिनिमम रखा जा सकता है अपनी तनख्वाह के यानी कि वेज के, और एम्प्लॉयर का रहता है 3.25% आपका जो वेज वो एम्प्लॉयज को हर टाइम पीरियड में देते हैं। तो ये भी गलत होगा। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन विच इम्प्लीमेंट द ESI स्कीम फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एक्ट नहीं करती, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में एक्ट करते हैं। ये भी गलत, यानी कि 3 नल, कोई भी सही नहीं।
क्वेश्चन 9 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ई वे बिल सिस्टम अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के अंडर में ई वे बिल की बात की जा रही है। A consignment value of more than 50,000 is required to generate an e-way bill for movement between the two states and within a state। एक स्टेट के अंदर मूव करने के लिए या दो स्टेट्स के अंदर मूव करने के लिए 50,000 की जो कंसाइनमेंट वैल्यू का आपका रहता है, उसके लिए ई-वे बिल जनरेट करना जरूरी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो भाई सीजीएसटी के रूल्स के हिसाब से, है ना, कोई भी कंसाइनमेंट वैल्यू जिसकी 50,000 से ज्यादा वैल्यू रहेगी वो एक ई-वे बिल जनरेट करेगा, जो कि एक स्टेट के अंदर मूव कर रहा है या फिर दो स्टेट्स के बीच में मूव कर रहा है। लेकिन स्टेट जो थ्रेशोल्ड है उसको डिसाइड कर सकता है कि भाई अपनी खुद की बाउंड्री में मूव करने के लिए कितना चाहिए। यानी कि इंट्रा स्टेट में स्टेट डिसाइड करेगा, इंटर स्टेट में तो भाई 50,000 की वैल्यू रहेगी। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। ई-वे बिल के बारे में आपको पता होगा। ई-वे बिल एक कंप्लाइंस मैकेनिज्म रहता है जहां पर डिजिटल इंटरफेरेंस का यूज करके कोई भी इंसान जो आपका सामान इधर से उधर ले जा रहा है वो प्रॉपर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, जीएसटी पोर्टल पे अपलोड करेगा और आपका ई-वे बिल जनरेट कर ले। ठीक है। अब उसके बाद आता है विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी कि एक स्टेट के अंदर ही ईच स्टेट इज फ्री टू चूज अ थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर ई-वे बिल जनरेशन। तो ये मैंने बता दिया, बिल्कुल सही है। नो ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेड बाय अ नॉन मोटराइज्ड कन्वेनेंस। यानी कि अगर आप बैलगाड़ी से ले जा रहे हो तो फिर किसी तरह के ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। तो फिर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा ऑल थ्री। नेक्स्ट बात करते हैं द टर्म्स आइसो ना राइथामिन और इथम ब्यूटेल। ये न्यूज में काफी बार देखे गए, क्या है ये? तो बेसिकली ये आ जाती हैं हमारी मेडिकेशंस जिनसे टीबी को ट्रीट किया जाता है। देखो 27% टोटल केसेस वर्ल्ड में जो टीबी के आते हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज की थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ग्लोबली अगर देखा जाए तो फिर टीबी से अफेक्टेड लोग आ जाते हैं 7.5 मिलियन, बेसिकली परसेंट नहीं, 7.5 मिलियन आ जाते हैं 2022 में। वर्ल्ड की सेकंड लीडिंग कॉज रहा है डेथ का 2022 में टीबी आफ्टर कोविड, और नेट रिडक्शन जो टीबी इंसिडेंस में आए हैं वो तकरीबन 8.7% के आसपास आए हैं ग्लोबली। ठीक है, 50% तक कम करना है इनको 2025 तक। इंडिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस कलेक्टिवली वर्ल्ड की 60% जो रिडक्शन हुआ है लोगों के अंदर, ठीक है, जो डायग्नोज हुए हैं टीबी से 2020-2021 में, वो इन तीनों कंट्रीज को बिलोंग करता है। 27% वर्ल्ड के टीबी केसेस इंडिया में पाए जाते हैं। टीबी आपको पता है बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है जो कि लंग्स को अफेक्ट करता है, यानी कि इसको पल्मोनरी टीबी कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर ये फॉलोइंग दवाइयां आ जाती हैं जो कि उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रिसेंटली इंडिया हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड प्रोसेस फॉर रेड सेंटर्स इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आरएसटी एंड रेड सेंटर स्पीसीज। ठीक है। द रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो सबसे पहले आपको ये समझना है हमारी कंप्लायंस और रिपोर्टिंग के बेसिस पे इंडिया को रिव्यू ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रेड फॉर रेड सेंटर्स से हटा दिया गया। यानी कि इंडिया आपका आरएसटी के अंडर में आ रहा था तकरीबन 2004। ठीक है। अब सीओपी 19 पे क्या हुआ कि साइट्स का जो आपका सेक्रेटेरिएट है उन्होंने आरएसटी मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जो कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कंप्यूटिंग सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया था और इसको यूरोपियन यूनियन के द्वारा फंड किया गया। तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत। ठीक है। अब आरएसटी क्या होता है? आरएसटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा साइट्स की स्टैंडिंग कमेटी कई सारे एरियाज में अपनी जांच बढ़ा देती है, स्क्रूटिनी बढ़ा देती है कि भाई पर्टिकुलर स्पीसीज जो है किसी कंट्री से बाहर भेजी जा रही है और कन्वेंशन को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं। ठीक है। तो प्रीवियस में ये बोला गया था कि इंडिया के साथ ट्रेड को सस्पेंड कर दिया जाए, आरएसटी की लिस्ट से अगर इंडिया को हटा दिया है तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया की स्क्रूटिनी अब हो जाएगी कम, यानी कि ये इंडिया के लिए एक अच्छी चीज आ जाती है। अब यहाँ के जो फार्मर्स हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो और अच्छे तरीके से इसको क्या कर पाएंगे, इसकी खेती वगैरह कर पाएंगे। रेड सेंटर जिसको लाल चंदन कहा जाता है, पुष्पा मूवी में आपने इसके बारे में देखा हो। ठीक है। तो रेड सेंटर्स इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही नहीं है। देखो रेड सेंटर्स का जो साइंटिफिक नाम आता है वो आता है पेटेरोकार्पस और उसके बाद उसको बोला जाता है सेंटेनियस।
ठीक है, तो ये इसका नाम आ जाता है। और उसके बाद जैसे मैंने बताया, ये स्पीसीज आपकी अपेंडिक्स 2 में आती है साइट्स में 1994 से, और शेड्यूल 4 में आ जाती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, शेड्यूल 2 में आती है। तो ये गलत हो जाएगा। और एट सेंटेंस इज एंडेमिक टू साउथ इंडिया। तो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई आंध्र प्रदेश के एंडेमिक है, ठीक है, मतलब वहां पर लोकली पाई जाती है। तो ये ट्रू होगा, यानी कि ओनली वन। फिर बात करते हैं द ब्लैचली डिक्लेरेशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। ब्लैचली डिक्लेरेशन किस चीज से डील करता है? ठीक है, तो भाई आपको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ यूज को लेके इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की डिमांड बढ़ रही है। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने ब्लैचली डिक्लेरेशन एग्रीमेंट जो है उसको पब्लिश किया था, किसके साथ में? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और यूएस जैसी कंट्रीज के साथ ऑन November 1, जब आपका यूके की AI समिट जो है वो कंडक्ट की गई थी। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Recently, several state governments approached the Supreme Court over the governor's delay in approving the bills passed by the state legislative assemblies. In this context, consider the following statements. गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, वो स्टेट विधानसभाओं के द्वारा पास किए गए बिल को पास करने में डिले कर रहे हैं। तो कई सारे गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, है ना। अब इसमें क्या होता है कि पहला स्टेटमेंट आ जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिस्क्राइब अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर द गवर्नर टू मेक अ डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू द बिल। क्या ये सही है? तो आप सबको पता है कि हमारे संविधान में ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी है कि गवर्नर को अपनी एसेंट देनी पड़ेगी, विद होल्ड करनी पड़ेगी अपनी एसेंट, या फिर बिल को रिजर्व करना पड़ेगा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। तो भाई पहला स्टेटमेंट सही होगा, संवैधानिक है। When a bill passed by the state legislature endangers the position of the state high court, it is obligatory for the governor to reserve for the bill for the consideration of the president. देखो, प्रेसिडेंट की रिजर्वेशन कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व किया जाता है बहुत सारे केसेस में, ठीक है। यानी कि इस केस में खासकर जब आपके फेडरल रिलेशन से रिलेटेड कुछ आ जाता है, फिर दूसरी चीजों से रिलेटेड कुछ आ जाता है कि भाई जुडिशरी की जो पोजीशन है उसको इंडेंजर किया जा रहा है, उस केस में प्रेसिडेंट के लिए बिल को कंसिडर करना जरूरी हो जाता है, मैंडेटोरी हो जाता है। तो ये भी सही होगा। तीसरा आ जाता है, इफ अ बिल इज रिटर्न बाय द गवर्नर एंड इज पास्ड अगेन विद अमेंडमेंट्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, द गवर्नर कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। क्या ये सही है? देखो, आपको पता है कि भाई जब भी कोई बिल पास किया जाता है स्टेट विधानसभा के द्वारा और उसके बाद वो गवर्नर के पास भेजा जाता है ना, तो फिर उस केस में गवर्नर के पास 3 ऑप्शन रहते हैं कि भाई या तो आप उसको असेंट दे दीजिए, या विदहोल्ड कर लीजिए, या फिर बिल को रिटर्न कर दीजिए अगर वो मनी बिल नहीं है तो, है ना। अब आपने बिल को अगर दोबारा भेज दिया स्टेट लेजिस्लेचर के पास, उन्होंने इसको दोबारा पास कर दिया विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो आपको अपनी बिल को असेंट देनी ही पड़ती है। ये ना देने की पावर आपकी आ जाती है, वो आ जाती है प्रेसिडेंट के पास। ये हमने पॉलिटी में पढ़ रखा है, बहुत इजी सा टॉपिक है, यानी कि ओनली। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेटेड इन द इन्वेस्टर फोरम फॉर द पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला आ जाता है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ ग्रुप 20 यानी कि G20, ठीक है। तो भाई यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल, पीयूष गोयल जो थे, मतलब उस टाइम पे यूनियन मिनिस्टर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, उन्होंने इन्वेस्टर फोरम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII और उसके साथ साथ IPEF यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। PGII आपका एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है G7 कंट्रीज का, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सके इन डेवलपिंग नेशंस बेस्ड ऑन द ट्रस्ट प्रिंसिपल्स इन द ब्लू डॉट नेटवर्क। तो भाई ये होगा गलत। और इट इज एम टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है, यानी कि टू ओनली। 15 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ यूनिसिट्रल। It was established in the aftermath of the dot-com bubble in the late 1990s. तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये आपकी कोर लीगल बॉडी आ जाती है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, अब जो हमारा अनसेट्रॉल आता है इसको जनरल असेंबली के द्वारा 1960s में बेसिकली सेटअप किया गया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। The members of the commission are elected by the General Assembly of the UN for a term of 6 years. 70 मेंबर है, बिल्कुल सही है ये वाला आंसर भी भाई आपका, ठीक है।
और UNICITROL is involved with state to state issues such as countervailing duties और import quotas। तो भाई ये आपकी स्टेट टू स्टेट एक्टिविटीज में मतलब कि देखो देखो हमारी दो बॉडीज आ जाती है, WTO आ जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और UNCITRAL आ जाती है। दोनों के काम रहते हैं डिफरेंट। WTO आपकी डील करती है ट्रेड पॉलिसी इश्यूज के साथ में, ट्रेड लिबराइजेशन आ गया, ट्रेड बैरियर्स को हटाना आ गया, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखना है, ऐसे कुछ सिमिलर इश्यूज आ जाते हैं जो कि पब्लिक लॉ से रिलेटेड होते हैं। जबकि UNCITRAL किसके साथ डील करता है? ऐसे लॉज के साथ जो कि प्राइवेट पार्टीज इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जो इन्वॉल्व रहती है उनके साथ डील करता है। तो UNCITRAL आपका इस स्टेट टू स्टेट इश्यूज के साथ में इन्वॉल्व नहीं रहता है, जैसे कि एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज, इंपोर्ट कोटास वगैरह आ गए, तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो भाई अब आ जाते हैं हमारा, यानी कि स्टेटमेंट आ जाता है 2, ठीक है, ओनली 2, ठीक है। उसके बाद आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उंगा। इन UNGA each of the member states of the United Nations has an equal vote। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कितने मेंबर है टोटल? 193। The assembly meets in regular session from September to December each year। बिल्कुल सही। The UNGA elects the non-permanent members of the Security Council। ये भी बिल्कुल सही है। The Credentials Committee is appointed by the UNGA at each session। ये भी सही है। All 17 की बात करते हैं। Consider the following with respect to Gentiana Koro, a plant mentioned in the news recently। It is endemic to Western Ghats। क्या ये सही है? देखो भाई, तो ये जो जेंटियाना क्यूरो नाम का प्लांट है, ये बेसिकली इसके बारे में जो खबर आई थी वो आई थी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्याह पे कि ये जो पौधा है ये आपका खत्म होने वाला था। इट वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन, और इसको क्रिटिकली इंजेंडेड की कैटेगरी में उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वापस ला दिया है। यानी कि टोटली खत्म होने वाला था, लेकिन इसको फिर धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं, फिर से धीरे धीरे इसको लगा रहे हैं। अब ये एंडेमिक है वेस्टर्न हिमालयाज का, इसको हिमालयन जेनिटन या फिर ट्रेमैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मेडिसिनल हर्ब होती है, तो पहला स्टेटमेंट होगा गलत। इट इज क्लासिफाइड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय IUCN। स्टेटमेंट 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इट इज नोन टू हेल्प ट्रीट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड यूरिनरी इन्फेक्शन। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, यानी कि 2 और 3, ओनली 2, ठीक है। अब आगे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, चाइना, हांगकांग, रशिया, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC। तो सबसे पहले ये जान लीजिए 30th एडिशन जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का इकोनॉमिक लीडर्स की मीटिंग का जो है वो आपका सैन फ्रांसिस्को में किया गया, और आपका एक डिक्लेरेशन भी अचीव किया गया जिसको नाम दिया गया गोल्डन गेट डिक्लेरेशन, ठीक है। यानी कि क्रिएटिंग अ रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ऐसा उनको कुछ थीम रखा गया था। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, 1989 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ताकि एशिया पैसिफिक के जो रीजन है वो एक दूसरे पे क्या कर सके, जो ग्रो कर रहे हैं एक दूसरे का सहायता ले सके, ठीक है। एपेक के पास 21 मेंबर्स हैं, और यहाँ पर आपके मेंबर्स में से कौन कौन आ जाता है भाई? चाइना भी आ जाता है, हांगकांग भी आ जाता है, रशिया भी आ जाता है, सिंगापुर भी आ जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स भी आ जाता है। बाकी मेंबर्स आप PDF में देख सकते हैं, तो ऑल 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऑफ इंडिया। इट एम्स टू मेक इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। इट टारगेट्स टू बिल्ड कैपेबिलिटीज टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पर एनम बाय 2030। तो ये भी बिल्कुल सही है। नीति आयोग विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिशन। तो भाई ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ये रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। यानी कि ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ग्लोबल सोलर फैसिलिटी अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। कौन कौन से भाई कंपोनेंट्स इसके अंदर में होंगे? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अनाउंस किया कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी जो है, जो कि उनके द्वारा बनाई जा रही है, उसके द्वारा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट किए जाएंगे। कैपिटल कंट्रीब्यूशन तकरीबन इनको $35 मिलियन का मिलेगा। इंडियन गवर्नमेंट जो है $25 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है GSF में। इसके साथ साथ $10 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है
वो आपका वो आपका ISSAI, ठीक है। तो इसमें भाई हमारे कौन कौन से फाइनेंशियल मैकेनिज्म आ जाते हैं, इसमें हमारा आ जाता है सोलर पेमेंट गारंटी फंड आ जाता है, ठीक है। इसके साथ सोलर इंश्योरेंस फंड भी आ जाता है। ये बाकी भाई जो आ रहे हैं ना हमारे ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये आपका COP26 के अंडर में आ जाता है, तो ये गलत होगा। एंड स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज जो आता है, ये ISA का प्रोग्राम है, लेकिन ये आपका क्या बोलते हैं ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के अंडर में नहीं आता, तो यानी कि 1 और 2 ओनली। फिर बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स GI टैग प्रोडक्ट एंड कौन से स्टेट को बिलोंग करता है ना। तो देखो इसमें भाई सबसे पहला हमारा आ जाता है दैट इज उड़न गुडी पनन गरुपट्टी, क्या कर्नाटक को बिलोंग करता है, तो ये हमारा रहता है गुड़। ये गुड़ की एक कैटेगरी होती है जो कर्नाटक को बिलोंग नहीं करता, जो करता है आपका तमिलनाडु को, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है दूसरा हमारा कंस्टा टेक्सटाइल, क्या सिक्किम को बिलोंग करता है, तो ये भी भाई हमारा बिल्कुल गलत होगा। ये सिक्किम नहीं अरुणाचल प्रदेश को बिलोंग करता है, एक्सोटिक डिजाइन और कलर्स के लिए जाना जाता है। तीसरा आ जाता है खामटी राइस, क्या वो अरुणाचल प्रदेश के लिए बिलोंग करता है, तो खामटी राइस आपका नामसाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा, यानी कि ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग विलेजेस हैज बीन सिलेक्टेड एज बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। तो भाई यार सीधी सी बात है, 2023 में धोरदो है ना, जो कच्छ में लाई करता है गुजरात में, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड किया गया था। सॉल्टी मार्शलैंड आता है यहाँ पे, वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट का धोरदो नाम का गांव है भाई। ये गुजरात के डेवलपमेंट का एक तरीके से कल्चरल डेवलपमेंट का काफी अच्छा प्लेस आ जाता है, यानी कि यहाँ का जो टूरिज्म है वो काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ पर रन उत्सव मनाया जाता है, 4 महीने का वही फेस्टिवल है, ठीक है। टेंट सिटी बनाई जाती है डेजर्टिक लैंड में, सारी अम्यूनिटीज यहाँ पर दी जाती हैं। 4 महीने के दौरान जो गांव है भाई यहाँ पर नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेज प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को डिस्प्ले किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम माइलोग्राम की बात करें तो ये आ जाता है ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ये अपनी साफ सफाई के लिए जाना जाता है। इसको डिस्कवर इंडिया मैगजीन के द्वारा एशिया की क्लीनेस्ट विलेज के तौर पर सिलेक्ट किया गया। मौलाना जो आपका रिमोट विलेज है ये पार्वती वैली में लाई करता है, ठीक है, पार्वती वैली इन हिमाचल प्रदेश। और ये एक मिस्टीरियस और इंचेंटिंग डेस्टिनेशन आ जाती है, यानी कि यहाँ की यूनिक कस्टम, सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस, ब्रेथ टेकिंग नेचुरल ब्यूटी, इसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है जो यहाँ पर पाया जाता है। ओडेन थुरई की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु का आता है, और यहाँ पर एनर्जी जनरेशन की बात की जा रही है, यानी कि खुद की इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं और इसके साथ साथ स्टेट की गवर्नमेंट को वो बेचते भी हैं। काफी सारे सेल्फ हेल्प वेंचर्स विंड पावर जनरेशन से रिलेटेड यहाँ पर डेवलप किए जा चुके हैं। तो भाई करेक्ट आंसर तो हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नैनो फोटोनिक इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर NEA रिसेंटली सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर व्हिच हैज बीन टर्न्ड ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो भाई बिल्कुल सही है। One of the key goals of the developing NEA is to exploit the energy released by the use of miniature particle accelerators for medicinal purposes, तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड आ जाएगा, the NEA uses light beams focused at the vacuum tube pillars to magnify energy resulting in a very low energy field, तो भाई ये भी आपका बिल्कुल सही आ जाता है, ठीक है, यानी कि ऑल 3 आ जाते हैं। उस बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, विद रेफरेंस टू जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अ टर्म ऑफन सीन इन द न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये पूरा कंसेप्ट आपको मार्च 2024 की जो करंट अफेयर्स की शीट्स आएगी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी, शायद आज ही मिल जाए, उसके बारे में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस स्टेटमेंट को देखते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ फार्मिंग डन विदाउट यूजिंग एनी क्रेडिट एंड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज्ड इनपुट, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। जीरो बजट फार्मिंग का मतलब होता है लोन्स पे रिलायंस खत्म कर देना, प्रोडक्शन कॉस्ट को कट कर देना, डेब्ट साइकिल को खत्म कर देना डेस्परेट फार्मर्स के लिए। बजट का मतलब होता है क्रेडिट और एक्सपेंसिव, तो जीरो बजट का मतलब होता है बिना किसी क्रेडिट का यूज किए बिना परचेज इनपुट्स पे भाई कोई पैसा खर्च नहीं कर। इट एम्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, भाई बिल्कुल सही, केमिकल पेस्टिसाइड्स को खत्म करना है, ठीक है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड को यूज करना है, गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस यूज करनी है, अर्थवॉर्म्स, काउ डंग, यूरिन, प्लांट्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, इस तरह के बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स को क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए यूज करना है। थर्ड आ जाता है, इट इज नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया, तो भाई बिल्कुल गलत है। इंडिया में, सदर्न इंडिया में, खासकर कर्नाटक में ये इवॉल्व हुआ सबसे पहली बार, ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो बाकी बहुत सारे अलग अलग एरियाज है वहां पर भी ये
फेल। तो भाई इसका आ जाएगा हमारा 1 and 2 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 25। द वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर्स WGI इज ऑफन सीन इन द न्यूज। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये किस चीज का इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है? तो सीधे सा इसका आंसर आ जाता है, ये है वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव। ठीक है, और इसके बाद आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लॉस एंड डैमेज फंड। पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू नेशंस मोस्ट वनरेबल एंड इम्पैक्टेड बाय द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इट वॉज ऑपरेशनलाइज्ड एज COP21 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन पेरिस फ्रांस। तो भाई ये आपका रिसेंटली COP28 में स्टार्ट किया गया था, 196 पार्टीज ने इसको अडॉप्ट किया था, और ये भाई होगा हमारा गलत। ठीक है, मतलब इसको सेटअप किया गया था COP27 में, ऑपरेशनलाइज ये आपका COP28 को हुआ, और COP27 आपका हुआ था इजिप्ट में, शर्म एल शेख 2022। तो भाई इसका आंसर होगा गलत, यानी कि ओनली। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द PMPDTG स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इट एम्स टू ब्रिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द 75 PVTG कम्युनिटीज। PVTG तो आपको पता ही होगा, है ना, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनको कहा जाता है PVT। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसमें आ जाता है बिल्कुल सही। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका आ जाता है बेसिक फैसिलिटीज, safe housing, clean drinking water, sanitation, improved access to education, health and nutrition, road, telecom connectivity, sustainable livelihood opportunities वगैरह। दूसरा आ जाता है टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन, इट एम्स टू अपॉइंट वन नोडल ऑफिसर फॉर ईच स्टेट। तो कोऑर्डिनेशन को बेसिकली इंश्योर करने के लिए हर PVTG जो कम्युनिटी होगी इसमें एक नोडल ऑफिसर होगा। क्या स्टेट के लिए नहीं होगा, हर आपका एक नोडल ऑफिसर हर कम्युनिटी के लिए होगा, तो ये गलत होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर ओवरऑल पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो भाई आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तो नहीं होगी, है ना, यहाँ पर कौन सी होगी, यहाँ पर होगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो ये भी गलत है, यानी कि वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द रिपोर्ट ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 इज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। ठीक है, COP28 पे इसके ऊपर डिस्कशन भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट कुशा। इट इज एम्ड एट डेवलपिंग न्यूक्लियर सबमरीन्स फॉर इंडिया। तो बेसिकली ये आपका न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड नहीं है, ये आपका AON से रिलेटेड है, यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, इसी को प्रोजेक्ट कुछ नाम दिया गया है, यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, सॉरी SAM। ठीक है, LRSAM के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और ये एयर डिफेंस सिस्टम है इंडिया का। तो बेसिकली पहला स्टेटमेंट गलत होगा। इट इज बीइंग जॉइंटली डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ इजराइल। तो ये इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है, बिल्कुल सही होगा, यानी कि टू ओनली। आगे बात करते हैं, रिसेंटली द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल TB रिपोर्ट 2023। इन दिस कंटेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Staphylococcus aureus is the primary causative agent of tuberculosis। बिल्कुल गलत है भाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, वो प्राइमरी एजेंट होता है, तो ये तो गलत हुआ। ट्यूबरकुलोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज दैट इफेक्ट्स ओनली लंग। तो देखो आपके बैक्टीरिया यूजुअली अटैक्स को लंग करते हैं, लेकिन TB बैक्टीरिया जनरली किडनी, स्पाइन और ब्रेन को भी अटैक कर सकते हैं। हर कोई भाई TB बैक्टीरिया से जो इफेक्ट होता है वो सिक नहीं होता है। इसकी रिजल्ट की वजह से दो तरह की TB आती है, एक तो रहती है आपकी लेटेंट TB जो आपकी छुपी रहती है, और एक जनरली आपकी रहती है पल्मोनरी TB जो कि लंग से रिलेटेड रहती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। द मैंटोक्स टेस्ट इज यूज्ड टू मॉनिटर ब्लड शुगर इन ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट। तो भाई बिल्कुल गलत है। मैंटोक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है जो कि डिटरमाइन करता है कि बंदे के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है। शुगर लेवल से इसका कुछ लेना देना नहीं है, यानी कि नन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज बाय, तो भाई ये फ्लैगशिप
असेसमेंट है नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, और ये कंडक्ट किया जाता है IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। हर 3 साल में ये रिपोर्ट आपकी इशू की जाती है। क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा है, कास्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज अ मल्टीलैटरल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या ये सही है? ITTO मल्टीलैटरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ITTO जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन तो करती है भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। और ये मेरे ख्याल से मल्टीलैटरल नहीं है, मल्टीलैटरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें मैंने बताया। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक सरकार से दूसरी सरकार तक। तो भाई ये हो जाएगा गलत। इसको इस्टेब्लिश किया था 1986 में, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट के अंडर में। और इसको स्पॉन्सर्ड किया गया था भाई UNCTAD के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। रेटिफिकेशन किया गया था 1985 में इसका। कंट्रीज फ्रॉम ट्रॉपिकल एरियाज विद टिम्बर ट्रेड आर ओनली एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ ITTO। क्या ये सही होगा? ये वाला स्टेटमेंट मतलब सिर्फ कंट्रीज जो कि ट्रॉपिकल टिम्बर सॉरी बेसिकली ये ट्रेड के साथ बिलोंग करते, नहीं नहीं नहीं, ये सारी कंट्रीज के लिए ओपन है, चाहे उनके पास ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो या फिर वो टिम्बर ट्रेड के साथ जुड़े हुए हो या फिर ना जुड़िए। टोटल 156 कंट्रीज इनके पास में, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया इज वन ऑफ इट्स प्रीटेस्टिंग मेंबर्स, तो भाई बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली वन। उसके बाद आ जाते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ठीक है, इट इज द यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट इन्वायरमेंटल ऑनर। बिल्कुल सही। इट रिकॉग्नाइजेस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है। Recently, this award was given to the laureates who are implementing solutions and policies to eliminate plastic pollution। तो क्या ये प्लास्टिक पोल्यूशन मारने के लिए है? ये भी भाई बिल्कुल सही है, तीनों सही है। 34 की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम। इट एक्नॉलेजेस रेस्टोरेंट्स अब्रॉड कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज कल्चरल कॉज थ्रू क्यूजीन। सही है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो भाई ये भी बिल्कुल सही है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई ये वाले। तो आगे पूछा जा रहा है भारत टैप इनिशिएटिव एंड द निर्मल जल प्रयास इनिशिएटिव आर अंडर। ये किसके अंडर में आते हैं? तो भाई भारत टैप इनिशिएटिव और निर्मल जल प्रयास रिलेटिव, तो सीधी सी बात आ रही है कि ये आपके थोड़ा बहुत पानी से रिलेटेड है ना। जल की बात हो रही है तो जल शक्ति से रिलेटेड आ सकते हैं। पहला तो भाई हमारा असेसमेंट ये हो सकता है। लेकिन अगर हम टैप इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, यानी कि नल की बात जहां पर आ जा रही है, वहां पर हमारी जल शक्ति के साथ साथ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री भी आ जाती है। तो करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है। लो फ्लो फिक्सचर्स और सैनिटरी वेयर को प्रमोट करने का इनका काम है, ताकि वाटर यूसेज के को थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, उसके वेस्टेज को कम किया जा सके। 40% रिडक्शन करने का इनका एम है वाटर कंजप्शन में थ्रू टैप स्ट्रॉज एंड अदर फिटिंग। ये लोग बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड वाटर एफिशिएंट प्लम्बिंग फिक्सचर्स को बेसिकली प्रमोट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि मुआ, और कोलैबोरेशन रहेगा इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन। फिर आगे अच्छा, ये तो बेसिकली भाई बात हमारी सिर्फ भारत टैप इनिशिएटिव की थी, है ना। और निर्मल जल प्रयास में भी कुछ कुछ ऐसे ही आ जाता है। आगे बात करते हैं तो बाइनियल स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये पब्लिश की जाती है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा। ठीक है, FAO भाई हमारी रिलीज करती है इसको। फिर आ जाता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग व्हाइट फॉस्फोरस। लेबनान ने इजराइल को एक्यूज किया है कि भाई वो व्हाइट फॉस्फोरस के अटैक्स कर रहा है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इट इग्नाइट्स इन कांटेक्ट विद एयर। क्या ये सही है भाई? व्हाइट फॉस्फोरस केमिकल वैक्सी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि येलोइश या कलरलेस अपीयर होता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो गार्लिक यानी कि लहसुन की तरह थोड़ा थोड़ा होता है। एयर के साथ कांटेक्ट में आने पे इग्नाइट कर देता है, तो मतलब सही है।
इट इज बैंड बाय द कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन CCW। तो कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स जो रहते हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस व्हाइट फॉस्फोरस के यूज पे लगाए हैं सिविलियंस को सेफगार्ड करने के लिए, बट इसको बैन नहीं किया है। ठीक है, इसको बैन नहीं किया। जनरली मिलिट्री इसको बैटलफील्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए यूज करती हैं, एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए यूज करती हैं। एक बार जब इसको जला दिया जाता है तो फिर इसको बुझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये सरफेस में चिपक जाता है, स्किन पे क्लोथिंग पे चिपक जाता है, और ये बेसिकली डीप और सीवियर बर्न्स क्रिएट कर देता है, हमारी बोन्स तक पेनिट्रेट कर देता है, और मतलब काफी हार्मफुल रहता है। ऑप्शन 1 आ गया। फिर बात करते हैं द फेग्राडेल सल्फेजल सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद। तो भाई ये वॉल्केनिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ये आपका आइसलैंड में आइसलैंड पेनिनसुला जो है वहां पर सिचुएटेड है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जियोलॉजिकल और जियोथर्मल फीचर्स पाए जाते हैं। इसको वर्ल्ड का न्यूएस्ट बेबी वॉल्केनो भी कहा जा रहा है। ये तकरीबन 8 सेंचुरी से डोमिनेंट था, 2021, 2022 और 2023 में लगातार इरप्ट होता चला आ रहा है। बेसिकली ये जो एरिया है आपका, ये मिड अटलांटिक रिज के एंड में आ जाता है। फिर बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन नोटो। ठीक है, इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो नोटो आपकी नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टेब्लिश की गई थी। तो पहला स्टेटमेंट होगा गलत। इट अच्छा, इसके 2 डिविजन्स भी हैं, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क और नेशनल बायोमटेरियल सेंटर भी। इट ओवरसीज ऑर्गन प्रोक्योरमेंट बट डिस्ट्रीब्यूशन इज लेफ्ट टू द स्टेट्स। ये भी भाई बिल्कुल गलत होगा। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन आपका एपेक्स सेंटर के तौर पे काम करेगा, यानी कि ऑल इंडिया एक्टिविटीज जो भी कोऑर्डिनेशन नेटवर्क से रिलेटेड है आपकी प्रोक्योरमेंट के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें आ जाता है, ऑर्गन्स और टिश्यूज का उनकी रजिस्ट्री को मेंटेन करने का भी आ जाता है, वो सारा का सारा इनके हाथ में। तो ये भी गलत, यानी कि नीदर वन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन फंडिंग इन इंडिया। तो भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आ जाता है ना। एन इंडिविजुअल कैन डोनेट एज मच एज ही वांट्स टू अ पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल सही, कोई कैप नहीं है। अ कंपनी कैन डोनेट अप टू 10% ऑफ द एवरेज ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years प्रॉफिट, इस पर भी कोई कैप नहीं है भाई, ये आपका गलत हो जाएगा। देयर इज नो लीगल एक्सपेंडिचर लिमिट ऑन एक्सपेंडिचर बाय पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 41 आ जाता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप JETPs। JETPs aim to bridge the gap between developed and developing nations in moving towards clean energy, बिल्कुल सही। The first JETP was announced at the Sharm El Sheikh Climate Change Conference COP 2027। तो पहली जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप आपकी साउथ अफ्रीका में आपकी बेसिकली साउथ अफ्रीका की थी, और इसको बेसिकली आपका अनाउंस किया गया था COP 2026 ग्लासगो में। तो ये हो जाएगा गलत। साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश एंड वेनेजुएला आर द फर्स्ट 3 countries to receive funding under a JETP। तो भाई इसमें हमारी पहला तो साउथ अफ्रीका आ जाएगा जो मैंने बताया, दूसरा बांग्लादेश नहीं आएगा, दूसरा आपका आएगा इंडोनेशिया, और थर्ड आएगा आपका वियतनाम। तो ये होगा गलत, यानी कि 1 only। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रचंड क्या है? प्रचंड भाई हम सबको पता है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली इसके ऊपर से रॉकेट्स एंड टरेट गन्स जो इंडिजिनियस हैं उनका टेस्ट किया था। इसको इंडियन एयरफोर्स में 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। LCH प्रचंड एक मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डिजाइन किया, डेवलप किया। ये दुनिया का अटैक हेलीकॉप्टर, सॉरी दुनिया के कुछ ऐसे हेलीकॉप्टर में से आ जाता है जो कि 5000 मीटर के नहीं कुछ नहीं ओनली में आ जाएगा, 5000 मीटर के एल्टीट्यूड पे भी अटैक कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद आगे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर द टर्म वज्र मुष्टि कलागा, ये बेसिकली क्या है? तो वज्र मुष्टि कलागा आपका एक रेसलिंग का फॉर्म होता है, नाम से पता चला वज्र मुष्टि है ना। रेसलिंग का फॉर्म होता है जो कन्वेंशनल ग्रैपलिंग से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें बेसिकली एक दूसरे का जो सिर है उसको नकल डस्टर से
बेसिकली खून निकालने का वही सिनेरियो रहता है इसमें, आप इतना समझिए। ठीक है, कि भाई सामने वाले बंदे के जो शरीर है, सिर से बेसिकली उससे खून निकालने की कोशिश की जाती है। जो भी भाई सामने वाले बंदे का पहले खून निकालने का, उसको जीता हुआ घोषित किया जाता है। ये विजयनगर एम्पायर में काफी ज्यादा प्रचलित थी 14 से लेकर 17 सेंचुरी तक, और फिर ये एक्सटेंड चली गई और अब दशहरा के टाइम पे होती है। यानी कि ये वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के साथ में बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। पोर्टुगीज मेडिवल जो ट्रेवलर्स थे, उन्होंने इस तरह की रेसलिंग को नोटिस किया नवरात्रि और दशहरा के सेलिब्रेशन के टाइम, और उन्होंने इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट भी किया है। फिर आ जाते हैं, रिसेंटली मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद द रेबल ग्रुप मूवमेंट ड्यू 23 मार्च M23। टू विच कंट्री डज दिस M23 रेबल ग्रुप बिलोंग, किसको बिलोंग करती है भाई? तो ये आ जाता है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। Consider the following statements regarding the atmospheric waves experiment. It is aimed at studying the interactions between terrestrial and space weather. क्या ये सही रहेगा? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो भाई नहीं, ये नासा का इनिशिएटिव है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, इट विल बी लॉन्च्ड एंड माउंटेड ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो ये बिल्कुल सही सही होगा, यानी कि 1 and 2, यानी कि ओनली 2। द पलेर्मो कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज डील्स विद, किस चीज के साथ डील करता है भाई? ये ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ डील करता है। बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने कमिटमेंट को रीइंफोर्स किया है कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। किस जगह पर किया है? ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई है पलेर्मो। ठीक है, ये कहाँ लाया करता है? ये लाया करता है इटली की सिसिली नाम की जगह पर। ऑफिशियली इसको यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम से जाना जाता है। सन 2000 में इसको इस इंटरनेशनल ट्रीटी को अडॉप्ट किया गया था। 47 आ जाता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेसेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म इनकोर। एनकोर क्या है? ठीक है, इट इज अ सॉफ्टवेयर फॉर कंप्लीट कैंडिडेट एंड इलेक्शन मैनेजमेंट फॉर रिटर्निंग ऑफिसर। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। इट वॉज डेवलप्ड बाय द नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये सही है? तो इसको मेरे ख्याल से नहीं, इन्होंने नहीं बनाया था भाई। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या इन्होंने बनाया था? नहीं, नाम एक दूसरा था, मैं भूल रहा हूँ उस नाम को। शायद 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 नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई नहीं, इन्होंने पक्का इन्होंने नहीं बनाया था, कोई और ऑर्गेनाइजेशन तो थी, मुझे पक्का उनका नाम याद आ रहा है, लेकिन अभी एग्जैक्टली मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है कि भाई ऐसी कौन सी नेशनल। नो नो नो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसका नाम नहीं करेंगे, इसका नाम मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन भाई आपका NTRO तो नहीं था भाई इसका। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही, मतलब उन्होंने ही शायद इसको इन हाउस डेवलप किया है, आई बिलीव सो, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये ओनली आ जाएगा, वन ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 अंडर द स्कीम MOEFCC। ठीक है, will issue carbon credit certificates to the entity that surpasses the assigned targets। क्या ये सही है? तो भाई कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स आपके पावर एक्सचेंजेस के बिहाफ पर दिए जाएंगे, असाइन टारगेट्स के बेसिस पे नहीं दिए जाएंगे। यानी कि ऑब्लिगेटेड जो एंटिटीज रहेंगी उनको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिए जाएंगे अगर वो टारगेट्स जिनको असाइन किए गए हैं उसको अगर वो सरपास करते हैं, लेकिन वो BEE के द्वारा इनको दिए जाएंगे। पहली बात तो ये आ जाएगी। ठीक है, और ये पावर एक्सचेंजेस के बिहाफ पर दिए जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा गलत। The Central Electricity Regulatory Commission will regulate the trading of carbon credits under the scheme। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो रहेगी, हाँ मतलब ये स्टेटमेंट सही है, CRC भाई रेगुलेट करेगी, तो भाई ये हो जाएगा सही, यानी कि 2 ओनली। Recently, India was re-elected to the Council of International Maritime Organization (IMO). In this context, consider the following statements. International Maritime Organization is a specialized agency of the United Nations। क्या ये बिल्कुल सही है? भाई बिल्कुल सही है। India was elected among 10 states with the largest interest in providing international shipping services। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो भाई ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इंडिया का जो री इलेक्शन है वो आपका लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड
शिपिंग सर्विसेज में सीबॉर्न ट्रेड की कैटेगरी में आता है। इसमें इंडिया के साथ 9 और कंट्रीज आ जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और यूएई। तो ये होगा गलत। इंडिया हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द आईएमओ काउंसिल कंटिन्यूअसली सिंस 1959। तो भाई बिल्कुल गलत। इंडिया अर्लीस्ट मेंबर आईएमओ का रहा है, उन्होंने कन्वेंशन को रेटिफाइड भी किया था 1959 में। इसके बाद इंडिया री इलेक्ट होता रहा है कई बार, ठीक है। तो भाई ये हो जाएगा गलत, यानी कि वन ओनली। आगे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि GPAI। It is a multi-stakeholder initiative to guide the responsible development and use of artificial intelligence. बिल्कुल सही। Its secretariat is hosted by the Organization for Economic Cooperation and Development. ये भी बिल्कुल सही है। The first GPAI summit is in 2023 was hosted by India. पहले जो 3 आपके GPAI समिट की अगर हम बात करें तो वो आपके मॉन्ट्रियल, पेरिस और टोक्यो में बेसिकली कंडक्ट किए गए। इंडिया दिसंबर 2023 नहीं, हाँ, इंडिया दिसंबर 2023 में वही जो है वो आपका कंडक्ट इन्होंने इसको किया है, उससे पहले नहीं किया है। तो वही ये गलत हो जाएगा, 1 and 2, यानी कि ओनली 2। Consider the following statements regarding the Ethics Committee of the Parliament, which was in news recently. Its origin lie in the report of the National Commission to review the working of the Constitution। तो आपको पता है रिसेंटली एक लोकसभा एमपी जो थी वो कैश फॉर क्वेरी स्कैम में एक्यूज की गई और लोकसभा एथिक्स कमेटी ने उनका इन्वेस्टिगेशन किया। तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कॉन्फ्रेंस आपकी दिल्ली में 1996 में हुई और उन्होंने पहली बार आइडिया देता एथिक्स पैनल का दोनों हाउसेस के लिए। फिर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यानी कि राज्यसभा के चेयरमैन KR नारायण जो थे, उन्होंने एथिक्स कमेटी बनाई आपकी अपर हाउस यानी कि राज्यसभा के लिए मार्च 1997 में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट भाई हमारा गलत हो जाए। एनी पर्सन में डायरेक्टली कंप्लेन अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू द एथिक्स कमेटी। तो ऐसा नहीं है भाई, कोई भी इंसान कंप्लेन कर सकता है, कोई भी इंसान डायरेक्टली नहीं कर सकता, वो किसी लोकसभा MP के थ्रू कर सकता है, ठीक है। तो भाई ये आपका हो जाएगा गलत, यानी कि नीदर वन और टू। Consider the following statements regarding alternative fuels. Diazole is an alternative fuel which is blend between diesel and ethanol। बिल्कुल सही। A comprehensive study of ethanol blended fuel E27 was recently launched by the Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL। भाई बिल्कुल सही, यानी कि both one and two। With reference to the lithium resources, consider the following statement. The lithium triangle includes Argentina, Chile and Bolivia। बिल्कुल सही आ जाता है ना। चाइल, बोलिविया और अर्जेंटीना ये मिलके इनको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। ये आपके क्या बोलते हैं, टोटल मिला के 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आ जाते हैं वर्ल्ड में लिथियम कंसेंट्रेशन का, और इनके पास वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स आ जाते हैं। तो भाई ये ट्रू है। Recently, the Geological Survey of India discovered lithium reserves in the Riyasi district of Jammu and Kashmir। बिल्कुल सही। ONGC Pradesh is responsible for securing lithium blocks overseas। ONGC तो नहीं रहेगा मेरे को, इसमें काबिल आ जाता, ठीक है। KABIL प्लस नाल्को। नाल्को है हमारी नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, इसको नाल्को कहा जाता है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी आ जाती है। इनके साथ में एक और कंपनी आ जाती है मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और आ जाता है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ठीक है। ये सारे के सारे मिलके क्या करते हैं, ये सारे के सारे मिलके लिथियम ब्लॉक जो ओवरसीज होते हैं उनको सिक्योर करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन, उनका एक्विजिशन, डेवलपमेंट, ये सब कुछ उन्हीं के अंडर में आ जाता है। EV मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम के रिजर्व्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट सिंस 2000 द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हैज बीन पब्लिशिंग इट एवरी ईयर। बिल्कुल सही तो नहीं होगा। सन 2000 से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन जो है ये आपका इस फ्लैगशिप रिपोर्ट को, जो कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है, इसको हर 2 साल में रिलीज करती है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। तो भाई नहीं, ये आपकी नहीं, हाँ, ये बिल्कुल ऑनलाइन ही मिलती है भाई, सही है। तो यानी कि 2 ओनली हो जाएगा।
नहीं 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 नहीं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन, क्या ये सिर्फ, ये स्टेटमेंट थोड़ा डाउटफुल आ रहा है। इज ओनली अवेलेबल ऑनलाइन। नहीं, आप सही 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 बिल्कुल सही, तो ओनली है। ठीक है, यानी कि चलो चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें, जीआईबीए की बात करें, सॉरी जीबीए की बात करें, जीआईबीए नहीं आता, जीबीए। इट इज एन इंडियन led initiative to create a favorable ecosystem for promoting development and deployment of biofuel। तो आपको पता है कि G20 की साइडलाइन पे भाई ये हमारा लॉन्च किया गया था इंडियन पीएम के द्वारा, है ना। तो फॉर्मली लॉन्च ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट इन इंडिया, ये तो सही होगा। पहले स्टेटमेंट को देखें तो भाई ये भी सही है, इट इज एन इंडियन लेड इनिशिएटिव, ताकि एक बायोफ्यूल के बारे में डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके, इनका डिप्लॉयमेंट जो है उसके लिए एक फेवरेबल इकोसिस्टम बनाया जा सके, यानी कि बोथ 1 और 2 आ जाएंगे। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉनिल फेनॉल। कई बार न्यूज में देखी जाती है, क्या है ये। इट इज अ टॉक्सिक बायो एक्यूमुलेट दैट इज प्रेजेंट इन डिटर्जेंट। क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही। इट इज एन एंडोक्राइन डिसरप्टर इन ह्यूमंस एंड कैन क्रिएट रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट्स इन rodents। ये भी सही है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम हैज डिजिग्नेटेड इट एज अ केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न। ये बेसिकली ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में पाया गया है, ठीक है, ब्लड में पाया गया है, यूरिन में पाया गया है, और ये रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंट इफेक्ट्स इसके रोडेंट्स में भी देखे गए हैं। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इसको ग्लोबल कंसर्न भी घोषित किया गया, बिल्कुल किया है, सही है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ नॉनिफिलॉन्स इन ड्रिंकिंग वाटर। तो भाई इंडिया में BIS इसको रेगुलेट नहीं करता है, शायद करता है डॉक्टर। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ नॉनिफिलॉन्स इन ड्रिंकिंग वाटर। नहीं भाई नहीं, इंडिया में BIS आपका पानी में जो भी केमिकल्स मिलाए जाते हैं उनको रेगुलेट तो करता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नॉनिफिलॉन्स को लेके कोई प्रोविजंस नहीं बनाया, यानी कि ओनली 3 आ जाएंगे। भाई टीचर को भी डाउट होता है, देखो टीचर को सब कुछ नहीं पता होता, हम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उसको अच्छे से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और कई बार डाउट भी आ जाते हैं, आते रहते हैं, इट्स नॉर्मल। आगे बात करेंगे, द टर्म GT60SA विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये किस चीज से रिलेटेड है? ठीक है, सिंपल सा आंसर आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। इसने जापान के इबाराकी प्रीफेक्चर में अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए। एप ओरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइसलैंडर वॉइस रिसेंटली सीन इन द न्यूज, ये किस चीज के साथ रिलेटेड है? तो ये एक रेफरेंडम है जो ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया है, ताकि जो फर्स्ट पीपल हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रॉपरली रिकॉग्नाइज किया जा सके। ठीक है, Which of the following organizations recently launched the Infuse mission to study a supernova event remnant that took place 20,000 years ago? तो भाई सीधी सी बात है, मुस्लिम नासा ने ही ये काम किया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने। Consider the following statements regarding the scheme for development of solar parks and ultra mega power projects। ठीक है, under the scheme, the government of India has currently sanctioned 50 solar parks across all the states। तो भाई इसमें 50 नहीं है, इसमें भी तकरीबन 11 सोलर पार्क्स को अप्रूव किया गया है, तो ये होगा गलत। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ नोडल एजेंसी फॉर द स्कीम, बिल्कुल सही। Recently, the targets for the scheme were achieved well before the expected deadline of 2026। तो भाई नहीं, ये गलत होगा, इन्होंने जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2026 तक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने साफ साफ बोला था कि भाई जो डेवलपमेंट है सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट्स का, इसको फाइनेंशियल ईयर 2026 तक एक्सटेंड किया जाता है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में हो रहे हैं डिले। तो भाई ये होगा फॉल्स, यानी कि ओनली 2, सॉरी नहीं, ओनली 1, एक ही स्टेटमेंट से। फिर आगे बात करते हैं, आर्टिकल 99 आर रेयरली यूज्ड प्रोविजन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज इन्वोक्ड बाय द UN सेक्रेटरी जनरल इन द कंटेक्स्ट ऑफ।
तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गेटरास ने आर्टिकल 99 को इन्वोक किया। बहुत कम इसको यूज किया जाता है। बेसिकली इसको किया गया फॉर हॉस्टिलिटीज इन गाजा एंड इजराइल। उनका मतलब है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को काफी खतरा पहुंचता जा रहा। चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, सीधा सा आंसर आता है, इसको भाई पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है। Consider the following statements with respect to the United Nations Population Fund. Its goal is to end child marriage and female genital mutilation by 2030. क्या ये सही होगा? बिल्कुल सही है। Its funding is supported by the United Nations regular budget. तो भाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगा। इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए जाते हैं डोनर गवर्नमेंट्स के, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, प्राइवेट सेक्टर फाउंडेशंस के। यूनाइटेड नेशंस के रेगुलर बजट को यूज नहीं किया जाता। द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एस्टेब्लिशेस इट्स मैंडेट। तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1 and 3 ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। इंडिया हैज बीन अनएनिमसली इलेक्टेड एज अ मेंबर रिप्रेजेंटिंग द एशियन रीजन in the Executive Committee of Codex Alimentarius Commission. In this context, consider the following statements. ठीक है, regarding the CAC. ठीक है, करते हैं भाई। It is an international food standard and code of practice contributing the to safe international food trade. क्या ये सही है? भाई बिल्कुल सही है। It was created by the Food and Agriculture Organization and the World Trade Organization. तो भाई इसको बेसिकली क्रिएट किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। ठीक है, तो भाई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगा, फॉल्स होगा, 1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अमरातेसु पार्टिकल्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज। अमरातेसु पार्टिकल्स की बात की जाए तो ये जो नाम दिया गया है ये है आपका एक जापानीज गॉडेस के नाम पे नाम दिया। ठीक है, दे आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स विद एनर्जी एक्सीडिंग 240 EV। बिल्कुल सही, ये भाई बिल्कुल सही आ जाता है। ठीक है, इसको हाँ सॉरी ये ट्रू रहेगा। दे आर प्रोड्यूस बाय द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर विच इज द मोस्ट पावरफुल एक्सेलरेटर एवर बिल्ड। तो भाई ये कॉस्मिक रेज आ जाती हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की वजह से, ये जनरेट नहीं होता है, तो ये होगा बिल्कुल गलत, यानी कि 1 ओनली। Which of the following best describes Operation Chakra 2 recently seen in the news? तो भाई सीधी सी बात आ रही है, it aimed to track down cyber criminals who indulge in financial crimes and fraud। ये CBI के द्वारा आपका लॉन्च किया गया। Which of the following statements is not correct regarding the PM विश्वकर्मा स्कीम? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो भाई it is launched by MSME, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। तो भाई ये तो बिल्कुल सही है, नोडल मिनिस्ट्री पीएम विश्वकर्मा योजना की यही रहेगी, तो ये तो सही है। इट रिकॉग्नाइजेस द आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन थ्रू पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट। भाई ये भी हमारा सही आ जाता है। ओनली 1 मेंबर पर फैमिली कैन अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। ये भी बिल्कुल सही आ जाता है। द मिनिमम एज ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी 14 ईयर्स। भाई 14 ईयर्स तो नहीं है ना, मिनिमम एज जो बेनिफिशियरी की है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 आ जाता है सामने। रिसेंटली द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात बैंड प्लांटेशन ऑफ दिस ट्री। इट इज अ फ्लावरिंग प्लांट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ कॉन्ग्रेटासेई। इट इज एन इन्वेसिव मैंग्रोव स्पीसीज, इन्वेसिव की कैटेगरी में आती है। इट हैज बीन यूज्ड बाय वेरियस पब्लिक अथॉरिटीज इन इंडिया एज लैंडस्केपिंग फॉर रोड मीडियंस along roads and in public gardens. That this tree is famous for its dark green leaves color throughout the year and withstands harsh environmental climatic conditions such as high and low temperature। किसकी बात की जा रही है? इसमें आ जाता है कोनोकैर्पस इरेक्टस। भाई ये एक जो पेड़ आ जाता है इसको गुजरात गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। ये सारी भाई कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको उसके बारे में पता चलेगी, गूगल करके इसकी इमेज भी देख ले। मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 रिसेंटली जो न्यूज में देखा गया, ये किस चीज के साथ डील कर रहा है? तो बेसिकली इंटरपोल लेड ऑपरेशन टारगेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इसके साथ ये डील कर रहा है। 70th क्वेश्चन आ जाता है। इसरो लॉन्च द आदित्य L1 मिशन टू स्टडी द सन स्ट्रक्चर। इस कंटेक्स्ट में अरेंज द वेरियस लेयर्स ऑफ द सन फ्रॉम इनर टू आउटर लेयर्स। इसको तो ज्योग्राफी में डालना चाहिए था। ठीक है, इनर से लेके आउटर तक की अगर हम बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो भाई हमारी कौन सी आ जाती है? सबसे पहले आ जाता है हमारा रेडियो एक्टिव जोन, उसके बाद आ जाता है कन्वेक्टिव जोन, उसके बाद आता है भाई हमारा फोटोस्फीयर, उसके बाद आ जाता है क्रोमोस्फीयर, और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में कोरोना। ये भाई मैंने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप लोग देख लेना। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाते हैं 71 बायो ट्रांसफॉर्मेशन अ न्यू टेक्नोलॉजी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, किस चीज के साथ रिलेट करता है? तो भाई बायो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा रिलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वैरायटी ऑफ प्लास्टिक्स। Consider the following statements regarding the global cooling pledge. It is the initiative of the United Arab Emirates as the host of COP20 of the UNFCCC। तो देखो मित्रों, 63 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, कनाडा, केन्या, इन्होंने वर्ल्ड की पहली जो कूलिंग एमिशंस वाली मतलब कि जो कूलिंग एमिशंस को कट डाउन करने की प्लेज है, इसको ग्लोबल कूलिंग प्लेज कहा गया। इसको उन्होंने शपथ ग्रहण की है COP28 क्लाइमेट समिट पे आपकी कंडक्ट की गई। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो भाई ये आपका बिल्कुल आ जाएगा सही। It commits countries to reduce cooling related emissions by at least 68% by 2050 compared to 2020 levels। बिल्कुल सही। India has signed this pledge। नहीं भाई, इंडिया ने प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी और बाकी बहुत सारे इश्यूज को उठा के इसको साइन नहीं किया है। यानी कि 1 and 2 ओनली 2। द स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट, इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया गया था 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP28 के द्वारा, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द आर्टिकल 6A ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955, रिसेंटली जो न्यूज में देखा, ठीक है। It allows people who entered India between January 1, 1966 and March 25, 1971 and have been living in Assam to register themselves as citizens। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। This section was inserted in the Citizenship Act in 2019। ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? ये आपका 1955 सिटीजनशिप एक्ट में दिसंबर 1985 में डाला गया था। असम एकमात्र स्टेट आ जाता है इंडिया का जो कि एक्सक्लूसिव कट ऑफ डेट जिन्होंने सिटीजनशिप के लिए बताई थी। बाकी देश के लिए कट ऑफ डेट थी आपकी जुलाई 1949। असम इज द ओनली स्टेट असम अगेंस्ट ऑफ कॉमन वन फॉर द अदर स्टेट। तो भाई ये स्टेटमेंट जो हमारा ये आपका आ जाएगा ट्रू, यानी कि इसमें आप सिर्फ हमारे 1 and 3 आ जाए। अब देखो मित्रों, क्या होता है कि जब मैं क्वेश्चंस को कवर करता हूँ तो एक आंसर के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है आंसर के अंदर, और जिसमें बहुत सारे मल्टीपल एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं किसी आंसर को आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ 30 से लेकर 45 सेकंड्स में, तो अगर मैं उसके पूरे सारे एलिमेंट्स को कवर करूंगा तो फिर तकरीबन हमें लग जाएंगे एक आंसर को ही देखने में 5 से 6 मिनट को आराम से लग जाएंगे। और इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल आ जाता है, किसी में कम भी लग सकते हैं, लेकिन यूजली इतना टाइम लग जाएगा। और इतना टाइम अगर मैं लूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2-3 घंटे का आराम से हो जाएगा। तो उसे लेंथ के लिए बड़ा हो जाएगा, यानी कि उसको अगर आप देखेंगे तो आपकी मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी वगैरह वगैरह, लेकिन वो आप लोगों के लिए सही नहीं है। मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ चीज़ों का कि भाई आप आइए, देखिए क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, किस चीज़ के साथ डील करते हैं, और आप उनको सॉल्व करिए। इसके साथ साथ इसकी जो PDF है, PDF में आपके सारे 74 क्वेश्चन हैं, उनके करस्पॉन्डिंग आंसर्स भी दे रखे हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रखे हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक होगी, आप वहां पर भी जाके इसको ले सकते हैं पिन मैसेजेस में, या फिर आप CDS जो ड्राइव की लिंक है आप वहां पर भी जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। CDS ड्राइव में आपको आराम से मिल जाएगी इस पूरी PDF का, मतलब पूरी PDF का अपलोड हमने वहां पर किया हुआ है, ठीक है। बस नहीं है, प्लीज डू लाइक, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स में बताते रहिए, चैनल का एंगेजमेंट बढ़ाइए, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम और भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ये सारे का सारा मटेरियल लाना चाहते हैं ताकि आप लोगों की और ज़्यादा हेल्प हो, प्लस हमारे चैनल की व्यूअरशिप भी उससे बढ़े। तो एक्सपेक्टिंग योर लाइक, शेयर्स एंड कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस एंड ऑल, ठीक है। और हाँ, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है वो संडे से स्टार्ट होने वाली है, तो कीप एन आई, वो भी स्टार्ट होगी। ज्योग्राफी की तरह इकोनॉमिक्स भी हम काफी डिटेल में कवर करने वाले, ठीक है मित्रों। जय हिंद टू यू ऑल।